अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और आज से हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम टॉपिक्स, तमाम लेक्चर इस चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी में कवर करेंगे। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमने आज 4 चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ लाइफ, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो है लफ्ज़ बायोलॉजी, अगर हम इसको देखें ना तो ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले बायोस और उसके बाद लोगोस। ठीक है, अगर हम बायोस का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है लाइफ, इसका मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और लोगों का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, और अगर हम इन 2 लफ्जों से अगर बायोलॉजी को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की सबसे सिंपलेस्ट ये डेफिनेशन है कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं कि ये हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, और इनको फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने बायोलॉजी में अपना जो एक्सपेरिमेंट है और जो अपनी ऑब्जर्वेशन है उसको दुनिया के सामने लेके आए थे, इसलिए इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी और ज़ूलॉजी भी कहते हैं। और उसके बाद फर्दर टाइम के गुजरने के साथ साथ इसमें काम होता रहा बायोलॉजी में, और नई नई तहकीक के बाद आज बायोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली। उसके बाद हम देख लेते हैं लाइफ क्या होती है। अगर हम लाइफ को डिफाइन करना चाहें तो ये होते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें अगर हम इस डेफिनेशन को समझना चाहें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इस तरह के लाइफ, इस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इस तरह के करेक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते, और वो जो करेक्टर हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। मिसाल के तौर पे प्लांट्स और ह्यूमंस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स, प्लांट, एनिमल, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इसमें हम देख लेते हैं कौन से करेक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। सबसे पहला है रिस्पायरेशन, ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी होता है रिस्पायरेशन। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, और फोटोसिंथेसिस, ये सिर्फ प्लांट में ही होता है। तो ये जो करेक्टर्स है ना, ये सेट ऑफ करेक्टर्स जो हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो ये तो होगी लाइफ की डेफिनेशन की लाइफ क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं करेक्टर्स ऑफ लाइफ। ये मैंने कुछ करेक्टर्स लिखे हुए हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें आप एग्जांपल ले लें पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये इसकी एग्जांपल है। मल्टी सेलुलर में सबसे अच्छी एग्जांपल ह्यूमन की, हम खुद इसकी एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना मुख्तलिफ 10 मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद इनका जो सेकंड कैरेक्टर है वो है दे एक्वायर एंड यूज एनर्जी। जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो उसके बाद उसकी जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में हमें मिलती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमने ली है तो उस एनर्जी को हम यूज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने में। ठीक है, और जो कहता है ये जो करेक्टर है लाइफ का कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एनर्जी को इंटेक भी करते हैं, फिर उसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड करेक्टर। ये थर्ड करेक्टर है दे ग्रो इन साइज। अगर हम ग्रोथ के प्रोसेस को देखें तो 10th में हमने पढ़ा माइटोसिस एंड मियोसिस। उसमें क्या होता है, एक जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करके मुख्तलिफ डॉटर सेल बना देता है, उसके नतीजे में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है।
ठीक है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो करते हैं और इनका साइज इंक्रीज होता है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद चौथा करेक्टर है दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये भी जो करेक्टर है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टर नहीं होता। चौथा करेक्टर है, पांचवा करेक्टर है ये रिस्पॉन्ड करते हैं और चेंज इन द इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली आए, मतलब अगर सर्दी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या गर्मी की शिद्दत है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जैसे अगर गर्मी है तो हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होगा, तो ये हमारी बॉडी जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स करती है बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हमने करेक्टर्स ऑफ लाइफ भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये मैंने चंद ब्रांचेस लिखी हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये अगर हम पहले ही देख लें इकोलॉजी। इकोलॉजी में दो लफ्ज हैं, एक है इको और एक है ऑलॉजी। ये एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है क्योस। इसका मतलब होता है सराउंडिंग, या इसको होम भी कह सकते हैं। सराउंडिंग या इसको हम कह सकते हैं होम। अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of interaction of living organism with each other and with physical environment। तो इसमें वो कह रहा है कि ये एक ऐसी शाख है बायोलॉजी की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म या दो से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। अब फिजिकल इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं वाटर आ जाता है, सॉइल आ जाती है, उसके बाद एयर आ जाती है, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं। उसके बाद है सेकंड जो है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो ये लफ्ज है ना फिजियोलॉजी, अगर हम इसको कहें तो ये ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को स्टडी करते हैं। जैसे हमारी लेग्स हैं, हमारे आर्म्स हैं, वो किस तरह मूव कर रहे हैं, किस तरह वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, किस तरह वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम कह देंगे फिजियोलॉजी, ठीक है। अब तीसरी हमारे पास जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल भी होती है, मॉर्फोलॉजी इंटरनल भी होती है, ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मींस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंसान के जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब इसकी दो आगे से टाइप्स हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी शेप, उसका कलर, उसका साइज, इसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में उसके टिश्यू को अगर हम स्टडी करें, उसकी बोन को स्टडी करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इसको हम दूसरा कहते हैं एनाटॉमी, अगर इसकी स्टडी हम करें तो हम कहेंगे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद जो चौथी टाइप है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी मीन इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, जब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन बाउंड्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिशन इंसान की डीकम्पोजिशन हो जाती है, प्लांट की डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। पर कुछ फैक्टर, कुछ कंडीशन के बावजूद अगर वो डीकम्पोजिशन ना हो तो हमारे पास फॉसिल बन जाता है। फॉसिल जो होता है लाइफलेस होता है, मतलब फॉसिल कभी भी डेड नहीं हो सकता, ठीक है। और ये हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। ये जो पैलियोंटोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे हमारा मसल है,
मसल का जो टिश्यू है, ये मुख्तलिफ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू की स्टडी को कि अगर किसी को कोई मसल्स की प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हम इसकी स्टडी से देख सकते हैं कि इसके किस टिश्यू में क्या फॉल्ट है। तो इसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद एवोल्यूशन। अगर हम एवोल्यूशन को डिफाइन करें तो चेंज इन द स्पीशी लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का अगर हम उर्दू में कहें तो इसका मतलब होता है इर्तिका। और इसके बाद इसकी जो सातवीं ब्रांच है उसको हम कहेंगे जेनेटिक्स। द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। हेरिडिटी मटेरियल में हम जीन्स ले सकते हैं, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं, जीन्स। इसमें हम हेरिडिटी मटेरियल इसको जीन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जू जियोग्राफी। ये जो जू जियोग्राफी है ना, ये जो ब्रांच है, ये दो लफ्जों से मिलकर बनी है, जू जियोग्राफी। जू का मतलब है एनिमल्स, जियोग्राफी का मतलब है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन द जियोग्राफिकल एरिया। इसका मतलब है कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी जानदार हैं, एनिमल्स हैं, वो ग्रो की शक्ल में है, मुख्तलिफ ग्रो की, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी अगर हम स्टडी करें तो उसको हम कहेंगे जू जियोग्राफी, ठीक है। और उसके बाद सातवां है एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम इस एम्ब्रियो को डिस्कस करें ना, तो एम्ब्रियो को हम कहेंगे बेबी, मतलब इसको कह सकते हैं डिवेल्प बेबी। तो बर्थ से पहले बेबी की जो डेवलपमेंट होती है, जब मेल स्पर्म और एग फर्टिलाइज करते हैं, तो फर्टिलाइज करने के नतीजे में साइगोट बनता है। साइगोट से लेकर बेबी की डेवलपमेंट तक जितना भी प्रोसेस है उसको हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। उसकी स्टडी को कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। किस किस स्टेज पे वो जो जाइगोट है उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, उसकी स्टडी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, it is a branch of biology which deal with the study of living organism at the molecular level। अब मॉलिक्यूल हमारी ह्यूमन की अगर स्पेसिफिकली एग्जांपल ले ले तो हमारी बॉडी में डीएनए है, ये भी मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, ये भी मॉलिक्यूल है। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल है। इसमें इंस्ट्रक्शन होती है और इंस्ट्रक्शन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती हैं। तो इसकी स्टडी को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। अब हमारे पास एक और है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट का अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है माहौल। ह्यूमंस का माहौल में जो जिन भी चीजों को वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिन चीजों पे वो डिपेंडेंट हैं, इस सब की स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो वो छोटे होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया। इसकी स्टडी को हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास है फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर अगर हम पूरी यूनिवर्स जितनी भी है, पूरा वर्ल्ड, उसके अगर हम पानी को 100% अगर पानी है मिसाल के तौर पे, तो 100% पानी में जो परसेंटेज है वो 3% जो है फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर। और 97% है ना वो है मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होती है मेरीन वाटर से, और मेरीन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। फ्रेश वाटर में रिवर, लेक्स, और ये मेरीन में ओशन, सीज वगैरह। उसके बाद इसमें जो एनिमल्स रहते हैं फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में, इनको स्टडी करना, इनके अडाप्टेशन, इनकी कंडीशन, इन सब चीजों को स्टडी करने को हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन वाटर बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये है पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम पैरासाइट और होस्ट का जो रिलेशनशिप आपस में वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइस और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है,
अगर हम इसको स्टडी करें तो ये पैरासाइटोलॉजी में होगा। और भी जितने भी पैरासाइट हैं उनका, उनके होस्ट का, उसका पैरासाइट का स्ट्रक्चर, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन सब की को स्टडी करें तो हम ये पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी अक्सर पेपर में भी आती है। इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके तो मैनकाइंड को, मतलब इंसानों को फायदा पहुंचाते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया ये एक बैक्टीरिया है जिससे हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बैक्टीरिया की मदद से, बैक्टीरिया जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका बेनिफिट किसको होगा, मैनकाइंड को, इंसानों को फायदा होगा। ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके ह्यूमन बीइंग को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, टेक्निक यूज करके। ये हम आगे सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और उसके बाद है लास्ट में हमारे पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि एक हमारी बॉडी मुख्तलिफ सेल से मिलके बनी हुई है। तो ये जो सेल है, प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग होता है। सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के अंदर जो जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको हम अगर स्टडी करें, मतलब सेल के अंदर प्लाज्मा, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के ऊपर। ठीक है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है। अगर इन सब चीजों को हम स्टडी करें तो हम ये कहेंगे कि सेल बायोलॉजी। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल, इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है। आज हमने व्हाट इज बायोलॉजी को डिफाइन किया, उसके बाद लाइफ को डिफाइन किया, उसके बाद कैरेक्टर ऑफ लाइफ और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हमने डिस्कस किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको इंशाल्लाह जवाब जरूर दिया जाएगा। और अभी मैं 2 मिनट के लिए साइड पे होऊंगा तो आप पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वक्त तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।